नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र शर्मा। आज अपनी सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की डिस्कस कर रहे हैं रसायन विज्ञान के अंतर्गत पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। किसकी? पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स, यानी तत्वों का आवर्ती सारणी की बात करें, आवर्त सारणी की बात करें, उनके वर्गीकरण की भी बात करेंगे कि हम किस कारण से है जो विभिन्न प्रकार के तत्वों को हम क्या करते हैं, इनके सारणी के अनुसार इनको अलग रखते हैं, क्या उद्देश्य है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले इंपॉर्टेंस जो है वो है इनकी परिभाषा की बात करना कि हम आखिर क्या है, इनको किस कारण से हम इस तरह से इनको रखते हैं दोस्तों। तो तत्वों के वर्गीकरण का जो मुख्य उद्देश्य है दोस्तों वो है समान गुणधर्म वाले, क्या समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक वर्ग में रखकर रसायन शास्त्र के अध्ययन को सरल, सुविधाजनक, सुस्पष्ट एवं क्रमबद्ध बनाना होता है, ताकि आसानी से प्रत्येक तत्व के बारे में हम सही जानकारी ले सके। ठीक है ना, यही इनको क्या कहलाता है, रसायन शास्त्र में सबसे आसान, सबसे सुविधाजनक इनके गुणधर्म के बारे में हम पता कर सकते हैं, इसलिए आवर्त सारणी की जरूरत पड़ी। यदि कोई कह दे दोस्तों कि पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स में जो आप इनको वर्गीकरण कर रहे हो, तत्वों का वर्गीकरण भिन्न भिन्न वर्ग में बांट रहे हो, ये क्या कारण है, क्यों बांटते हो, तो आप इनके बारे में भी बता सकते हो कि किसी मौलिक गुण को, क्या किसी भी तत्व के, भले वो हाइड्रोजन हो, लिथियम हो, सोडियम हो, पोटेशियम हो, रुबिडियम हो, ठीक है, सीजियम हो, फ्रेंसियम हो, किसी भी तत्व को क्या करके उनके मौलिक गुण को आधार मानकर, किसी भी तत्व के मौलिक गुण को आधार बनाकर की गई पदार्थों की ऐसी व्यवस्था जिसमें निश्चित अंतराल के बाद समान गुण वाले पदार्थ पुनः उपस्थित हो, क्या कहलाते हैं, आवर्ती व्यवस्था या आवर्ती वर्गीकरण कहलाता। दोस्तों क्या कहलाता, आवर्ती व्यवस्था या आवर्ती वर्गीकरण कहलाता। दोस्तों फिर से मैं रिपीट करता दोस्तों, यदि पूछा जाए कि इनका वर्गीकरण क्यों किए, तत्वों का वर्गीकरण क्यों किया जाता है आवर्त सारणी में, तो आप आसानी से बता सकते हो कि किसी भी तत्व के जो मौलिक गुणधर्म होते हैं उनको आधार मानकर, किनके अंदर क्या क्या मौलिक गुणधर्म है, विशेषता क्या इनके, सभी तत्व के अलग अलग मौलिक गुणधर्म होते हैं, सबकी अलग अलग विशेषता, सबके अंदर अलग अलग गुण होते हैं, तो उनको आधार बनाकर की गई पदार्थों की एक ऐसी व्यवस्था जिसमें निश्चित अंतराल के बाद, किसके बाद, निश्चित अंतराल के बाद समान गुणधर्म वाले पदार्थ पुनः उपस्थित हो, आवर्ती व्यवस्था या आवर्ती वर्गीकरण कहलाता है। दोस्तों चले अब इनमें देखते हैं कि हम इनकी जो वर्गीकरण होता है बेसिकली वो दो मुख्य पॉइंट लिया जाता है आपसे, किसी भी तत्व का वर्गीकरण करते हैं तो एक होता है सबसे पहले इनका परमाणु क्रमांक, क्या होता है, परमाणु क्रमांक, और दूसरा होता है इनका परमाणु द्रव्यमान, क्या, परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान। यदि आपसे पूछा जाता है पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स, इस स्थिति को अपने को लाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो सबसे पहला महत्वपूर्ण है तत्वों का वर्गीकरण में इनका पहला उद्देश्य है परमाणु क्रमांक से पहचानना। किससे पहचानना, परमाणु क्रमांक से पहचानना, यही कारण है कि इनको हम पीरियोडिक टेबल में सजाते हैं। दोस्तों दूसरा इनका हो जाता है परमाणु द्रव्यमान, क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार की बात करते हैं। चलिए तो सबसे पहले यदि बात करें यहां पे कि हम जैसे हाइड्रोजन के देख रहे हैं परमाणु क्रमांक 1 हो गया, लिथियम का 3 हो गया, बेरिलियम का देखिए यहां पे आपके 4 हो गए, सोडियम के 11 हो गया, ये सारे जो परमाणु क्रमांक है दोस्तों, कि परमाणु क्रमांक कहते किसे हैं, समान गुणधर्म वाले की बात की, तत्वों का वर्गीकरण की बात की, तो तत्वों का जो वर्गीकरण कर रहे हैं ये परमाणु क्रमांक, उनमें से सबसे पहला 1 नंबर इनका गुण होता है सभी तत्वों का, कि सभी तत्वों के जो परमाणु क्रमांक है वो अलग अलग है। तो पहले हम इनके अनुसार सजा दिया, ठीक है ना। तो अब यहां पे अपन देख रहे हैं दोस्तों कि अपन यदि पूछा जाए कि इनमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो परमाणु क्रमांक के अनुसार सजाया गया हुआ है, जिससे आसानी से हम कह सकते हैं कि इनमें सबके गुणधर्म अलग अलग है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे परमाणु क्रमांक की, किसकी बात करेंगे, परमाणु क्रमांक की। परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं दोस्तों, सभी तत्वों को देखो परमाणु क्रमांक अलग अलग है, तो किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं दोस्तों, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके नाभिक में उपस्थित किसी भी तत्व की, भले हाइड्रोजन हो, लिथियम हो, सोडियम हो, मैग्नीशियम हो, कोई भी हो, हाँ, बोरॉन हो, कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, फ्लोरीन हो या हीलियम हो, नियोन हो, किसी भी तत्व की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को कहते हैं,
उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को कहते हैं, क्या कहते हैं? परमाणु संख्या कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? परमाणु की संख्या। परमाणु की संख्या ही प्रोटॉन की संख्या ही क्या कहलाता है? यहां पे परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या। यदि अपने से पूछा जाए क्या कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, तो हम क्या कहते हैं? यहां पे परमाणु क्रमांक कहते हैं। अर्थात प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक या आप यहां यह भी बोल सकते हो, परमाणु संख्या भी बोल सकते हो, ठीक है ना। प्रोटॉनों की संख्या बराबर क्या होता है? परमाणु क्रमांक। ये हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है ना। एक ही है। दूसरी बात, आप इनमें एक चीज और भी नोट कर रहे होंगे, आप यहां देख सकते हैं कि हाइड्रोजन के नीचे लिखा 1.008, यहां पे लिखा हुआ 6.94, यहां पे लिखा हुआ 22.990। इस तरफ से देख रहे हैं हाइड्रोजन के जस्ट नीचे, ये क्या है? ये है परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान। परिभाषा यदि पूछा जाए तो आप आसानी से बता सकते हो कि नाभिक में उपस्थित किसी भी तत्व के नाभिक में उपस्थित क्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या के योग को, न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या के योग को हम क्या कहते हैं? उस तत्व का परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान कहलाता दोस्तों। क्या कहलाता? परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान, ठीक है ना। आसानी से लिख भी सकते हैं, किसी तत्व की नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉनों के संख्या के योग को परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं? परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्याओं के योग, न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों के संख्याओं के योग को परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान कहते हैं दोस्तों। चलिए दो चीज क्लियर हो गए। यही दो मुख्य ऐसे हैं जिनके आधार पर हम क्या करते हैं, इनको एक टेबल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? टेबल का निर्माण करते हैं दोस्तों। चलिए, इस आवर्त सारणी की सबसे बड़ी मैंने ये देख लिया, दो चीज इनकी विशेषता, हम ये भी समझ लिया आवर्त सारणी का वर्गीकरण का क्या महत्व है। अब हम बात करेंगे सर्वप्रथम आवर्त सारणी के बारे में किसने सोचा, किसने बनाया होगा। सर्वप्रथम किनके मन में विचार आया कि नहीं हम तत्वों का वर्गीकरण हम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि तत्व एक नहीं है, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, ठीक है ना। लगभग 120 की बात होती है, 119 की बात होती है, ऐसे 112 लेके चलते हैं दोस्तों, ठीक है ना। इतने सारे तत्व होते हैं, उन सभी तत्वों का हम वर्गीकरण किस तरह से कर सकते हैं, उनकी उपयोगिता के आधार पर हम किस तरह से हम उनको रख सकते हैं, बांट सकते हैं, ये हमें नहीं पता दोस्तों, ठीक है ना। तो इन्हीं तत्वों का आवृत्ति वर्गीकरण और उनके गुण धर्म को जो सबसे पहले समझा, वो सबसे पहले समझने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे डोवे रायनर जी। मैंने क्या कहा? डोवे रायनर दोस्तों। सर्वप्रथम तत्वों का वर्गीकरण जो किया आवर्त सारणी बनाकर उनके गुणधर्म के आधार पर, वो सबसे पहले वैज्ञानिक कौन थे? डोवे रायनर। यदि अपने से पूछा जाता कि तत्वों का आवर्ती का वर्गीकरण और उनके गुणधर्म के बारे में सर्वप्रथम कौन से वैज्ञानिक ने किया था, किस वैज्ञानिक ने रखा था, तो आप आसानी से बता सकते हो कि सबसे पहले जो वैज्ञानिक था वो था डोवे रायनर। कौन सा था दोस्तों? डोवे रायनर। और उन्होंने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का जो निर्माण किया था वो ईस्वी कौन सा था? 1829 ईस्वी में, सन 1829 में डोवे रायनर ने सर्वप्रथम, डोवे रायनर ने ही 1829 में तीन तत्वों के समूह को बनाकर, कितने? तीन तत्वों के समूह को बनाकर
तीन तीन समूह के समूह बनाए, तीन तीन तत्वों के समूह बनाए और उनके समूह को बनाकर उनके भौतिक और रासायनिक गुण को समान देखे थे कि कौन कौन से ऐसे तत्व जिनके रासायनिक और भौतिक गुण समान है। उस तरह से उन्होंने तीन तीन तत्वों का समूह बनाया और समूह बनाकर उनके गुणधर्म को व्याख्या किया। इसीलिए डोवे राइनर के तीन तीन समूह बनाने के कारण और रासायनिक और भौतिक गुण के समान होने के कारण जिस तरह से उन्होंने समूह बनाया, उन्हीं के आधार पर उनके बनाए हुए आवर्त सारणी को हम कहते हैं डोवे राइनर के त्रिक का सिद्धांत। क्या कहते हैं? त्रिक का सिद्धांत, या इन्हें डोवे राइनर की त्रिक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिक का नियम भी कहा जाता है। तो सबसे पहले यदि अपने से पूछा जाए कि पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स के बारे में सर्वप्रथम कौन से वैज्ञानिक ने बताया, तो आप आसानी से बता सकते हो कि सर्वप्रथम बताने वाले जो थे वो थे डोवे राइनर। कब? 1829 में, जिन्होंने तीन तीन तत्वों के समूह बनाए जिनके भौतिक और रासायनिक गुण क्या हो? समान हो उनके आधार पर। इसीलिए इनके इन आवर्त सारणी को हम त्रिक का सिद्धांत, त्रिक का नियम भी कहते हैं, या डोवे राइनर का त्रिक भी कहा जाता है दोस्तों। चलिए, पहली बात तो हम डोवे राइनर की बात की तो डोवे राइनर की बात करते हैं। सर्वप्रथम डोवे राइनर, कौन? डोवे राइनर। डोवे राइनर ने कब की बात है? 1829 की बात है। 1829 में तीन तीन तत्वों के समूह बनाए जिनके क्या थे? जिनके भौतिक एवं रासायनिक गुण समान हो। किसने बनाया? डोवे राइनर ने। सर्वप्रथम किसने बताया? डोवे राइनर ने। आवर्त सारणी के निर्माण सर्वप्रथम हाथ किसका है? डोवे राइनर को। कब किया उन्होंने? 1829 में। इन्होंने क्या किया? विभिन्न प्रकार के तत्वों को क्या किया? तीन तीन के समूह बनाए। किनके आधार पर? इनके भौतिक एवं रासायनिक गुण के आधार पर। इसीलिए इन्हें त्रिक का, किसका? डोवे राइनर का त्रिक का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, डोवे राइनर ने इस प्रकार की जो समूह बनाए तत्वों के, इस समूह में हमेशा एक चीज ये देखा गया कि जो मध्य वाले तत्व का परमाणु भार जो था वो शेष दो तत्वों के परमाणु भार के औसत के लगभग बराबर तथा गुण भी दोनों तत्वों के गुणधर्मों के मध्य थे। ठीक है ना? यानी तीन तीन तत्व जो ले रहा था उनमें से पहला और तीसरा तत्व का जो गुणधर्म था वही गुणधर्म लगभग मध्य वाले तत्व का था। ठीक है ना? और इन समूह में जो मध्य वाले तत्व का जो परमाणु भार था वो परमाणु भार आप आसानी से जो पहला और तीसरा जो था तत्व उन दोनों के योगफल के औसत के आधार पर आप बीच वाले का लगभग आसानी से आप परमाणु भार निकाल सकते थे दोस्तों। ठीक है ना? और इसके साथ साथ इनके जो गुण भी जो थे वो दोनों तत्व के गुणधर्मों के मध्य ही माना जाता है, इसी प्रकार के गुणधर्म रखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले उदाहरण के लिए हम समझ लेते हैं, यहीं पे देखेंगे, इसी पीरियोडिक टेबल से देखेंगे। संक्षेप में यदि बात करें तो इस पीरियोडिक टेबल से मैं सारी चीज की यहाँ विस्तृत अध्ययन करेंगे, एक एक पॉइंट के अध्ययन करेंगे, हर एक छोटा सा छोटा क्वेश्चन बनने वाले आज आपके बीच क्लियर होगा दोस्तों। तो इसी एक जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इन्हीं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से भी हम पुराने पीरियोडिक टेबल की भी कुछ कहानी, कुछ तथ्य आसानी से सार निकाल सकते हैं दोस्तों। छोटे छोटे क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं उसको आसानी से हम यहां से देख सकते हैं। चलिए, तो हम जो बात कर रहे हैं यहां पे कि उन्होंने क्या कहा था कि भौतिक और रासायनिक गुणधर्म के आधार पर आसानी से तीन तीन समूह में बांट दो। अब तीन समूह के जो तत्व बने थे
उनमें से 3 समूह के तत्व में जो पहला तत्व था और तीसरा जो तत्व था, इन दोनों तत्व का यदि हम औसत निकालते थे तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार आसानी से निकल जाता था दोस्तों। इसके साथ ही जो पहले वाले और तीसरे वाले के जो गुणधर्म थे वो गुणधर्म लगभग बराबर होते थे मध्य वाले तत्व का भी, ठीक है ना। अब उसी चीज को हम कैसे समझे तो आसानी से समझ सकते हैं। डोबेरानर का क्या कहा था उन्होंने, 3 तत्वों के समूह। फॉर एग्जाम्पल यहां पे ले लेते हैं, जैसे यहां पे एक ले लो आप लिथियम, क्या ले लिया आपने, लिथियम। आप ले लो यहां पे सोडियम, आप ले लो यहां पे पोटेशियम। 3 तत्व ले लिया अपन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तीनों आपने ले लिया। लिथियम का परमाणु भार देखो यहां पे दोस्तों 6.94, मैं पहले भी डिस्कस कर दिया परमाणु भार किसे कहते हैं, और ये परमाणु क्रमांकों पर 3 जो दिख रहा है, तो परमाणु भार है 6.94, लगभग 7 के बराबर होते हैं। सोडियम की बात करें यहां पे तो सोडियम को देख रहे हैं यहां पे जो परमाणु भार है वो है 22.99, कितना है 22.99 की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो वो तो अपने को निकालना है, वो तो निकालेंगे। दूसरा किसका है, के का देख लो। पोटेशियम का देखो, पोटेशियम का परमाणु भार कितना, 39, कितना 39.098, इसका मतलब 39 है तो 39 ले लो। अब हमें बीच वाले का निकालना, सोडियम का निकालना है, हाँ, कि परमाणु भार कितना होता है, आसानी से निकाल सकते हैं। अभी मैंने जस्ट कहा था कि डोबेरानर ने क्या कहा था, 3-3 के समूह बनाते हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि जो पहला वाला तत्व है और दूसरे वाले तत्व, इन दोनों के परमाणु भार को औसत निकालते हो तो तीसरे वाले बीच यानी बीच वाले का परमाणु भार आसानी से निकल सकता। और लिथियम का और पोटेशियम का जो गुणधर्म होता है वो लगभग गुणधर्म सोडियम के भी लगभग होते हैं, लेकिन ये सिद्धांत सभी तत्वों पे लागू नहीं हुआ था दोस्तों, इसीलिए सिद्धांत आगे चलकर कार्य में नहीं लिया गया। पहले अपन तो ये निकालते हैं कि 39 और 7 कितने हो गए, ठीक है ना, 39 और 7 कितने हो गए, इन दोनों को आप ऐड कर लो और इनको 2 से औसत वाले की बात करें आप डिवाइड कर दो, ठीक है ना। डिवाइड कर दोगे आसानी से आ जाएगा क्या, बीच वाले का मान। बीच वाले का कितना आ रहा, देखो यहाँ 22.99 है, तो आसानी से सिंपल से गणित की बात करते, अपनी क्षेत्रीय भाषा की बात करें, 39 और 7 की बात करें, हाँ, और ठीक है ना, यानी लगभग 23। आप इस चीज को यहां पे नोट कर सकते हैं, देखो कितना है 22.990, अर्थात लगभग किसके बराबर है, 23 के बराबर है, 23 के बराबर आ गए। आसानी से निकाल लिया अपन ने। 3 समूह बनाए तत्वों का, उन 3 समूह तत्वों में अपन ने ले लिया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। डोबेरानर ने क्या कहा, 3 तत्वों में पहला तत्व और लास्ट वाली तृतीय तत्व जो उन दोनों के परमाणु भार को यदि औसत यदि निकालते योग करके तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार आसानी से ज्ञात कर सकते हो, और जो प्रथम और तृतीय जो तत्व हैं उनके जो गुणधर्म है वही गुणधर्म लगभग समान होते हैं, हाँ, किनके, सोडियम के, यानी मध्य वाले तत्व का भी होता है। लेकिन ये सिद्धांत, ये इस तरह से निकालना, ये इनके त्रिक का सिद्धांत, त्रिक का नियम, इस प्रकार के गुणधर्म सभी तत्वों पे लागू नहीं हुआ दोस्तों। कुछ ही तत्वों पे ये सटीक बैठा और सही तरह से हम ज्ञान को प्राप्त किए, लेकिन सभी पर इस प्रकार के हम नहीं कर सकते, लागू नहीं चला। इसीलिए ये त्रिक का सिद्धांत, त्रिक का नियम आवर्त सरणी के अंदर फेल हो चुका था, असफल घोषित हो गया दोस्तों। चलिए आसानी से हम दूसरा भी निकाल सकते हैं उदाहरण के तौर पे, जैसे कि बात की अपन ने, उसी तरह से यदि आपसे पूछा जाए तो कैल्शियम का निकाल लो, सीरियम का निकाल लो, ठीक है ना, बेरिलियम का निकाल लो, ठीक है ना, Ca का निकाल लो, सीरियम का निकाल लो, बेरियम का निकाल लो। देखो CaSrB, देखो यहां कैल्शियम के कितने हैं, 40, ठीक है ना, परमाणु भार कितना है 40, और यहां देखो सीरियम का, बेरियम का कितना, 137.33, यानी 137 ले लेते हैं।
इन दोनों का औसत कर दो और आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है ना, पॉइंट लगाओ, समथिंग आ जाएगा। देखो यहां पे क्या है 87.62, यानी यहां पे लगभग कितने आ गए अपन मान लेके चले 88। ठीक है ना, हाँ आराम से निकालिए 87.66, तो यहां पे क्या आ गया 80। ठीक है, इस तरह से अपन ने इनका भी निकाली 20 के। लेकिन ये सभी पे लागू नहीं हुआ दोस्तों। इसी तरह से यदि हम चाहे तो आसानी से किसका निकाल सकते हैं, दूसरे का भी निकाल सकते हैं। त्रिक का सिद्धांत कुछ के लिए, तो अपन कुछ के लिए, अब यहां पे आप क्लोरीन का भी ले लो, किसका ले लो, क्लोरीन का भी ले लो। इसके साथ आप किसका ले सकते हो आसानी से, क्लोरीन के अलावा बेरियम का ले लो, आयोडीन का ले लो, आसानी से निकाल सकते हो, कहीं से भी उठा लो आप। इसी तरह से इनका भी आसानी से आप निकाल सकते हो दोस्तों। ठीक है ना, ये हो गया त्रिक का सिद्धांत। लेकिन मैं बता दूं कि जब डोबे रायनर ने तत्वों को आवर्त सारणी बनाकर सजाना स्टार्ट किया था उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म के आधार पर, तब तक यानी उस समय तक, डोबे रायनर के समय तक जो कुल तत्वों की संख्या थी या जो पहचान हो चुकी थी तत्वों की, वो थी टोटल 31, यानी 31 की बात करते 31। उस समय तक कुल तत्वों की पहचान 31 थी डोबे रायनर के समय तक। ठीक है ना, इस समय तक 31 तत्वों की पहचान हो चुकी थी। ठीक है ना, किसके समय तक, डोबे रायनर के समय तक, डोबे रायनर के। ठीक है ना, इन्होंने कब किया था 1829 में। उस समय तक कुल तत्वों की जो पहचान हुई थी वो था 31, यानी 31 की बात करते हैं। और यह सिद्धांत सभी के लिए लागू भी नहीं हो पाया दोस्तों, यह सिद्धांत फेल हो चुकी थी। ठीक है ना, इसीलिए सिद्धांत का अभी भी हम प्रयोग में नहीं ले रहे हैं। अब चलिए, ये हम बात कर लिए दोस्तों किसकी, डोबे रायनर की। अब बात करेंगे उसके बाद एक और नए वैज्ञानिक आए, बेचारे उन्होंने भी दिमाग लगाया, उन्होंने भी इसको अपने अनुसार, तत्वों के गुणधर्म के अनुसार उन्होंने भी इनको आवर्त सारणी में रखना चाहा, सजाया अच्छी तरह से कि नहीं मैं इसको इस तरह से रखना चाहता हूं, मैं इसको इस तरह से सजाना चाहता हूं। वो भी भली प्रकार भली भांति अपने जितने भी उनके ज्ञान थे उन्होंने पूरी ज्ञान लगाया, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश किया, लेकिन वो भी वैज्ञानिक का नियम फेल हो चुका था दोस्तों, असफल हो गया। ठीक है ना, क्या कहेंगे सीधे से लेंगे शब्द में, असफल हो गया। लेकिन जानकारी होना जरूरी है कि कौन कौन से वैज्ञानिक ऐसे थे, रसायन के विज्ञान मतलब वैज्ञानिक के माना जाए, रसायन के जनक कहा जाए, ऐसे कौन कौन से थे जिन्होंने अपने भरपूर प्रयास किया, भरपूर समय दिया इनको समझाने के लिए। लेकिन हद तक उन्हीं से जो आगे वाले वैज्ञानिक थे उन्होंने समझा कि नहीं, यहां तक की खोज हो चुकी है, यहां तक की पहचान हो चुकी है और इनके गुणधर्म के द्वारा यहां तक अब इनको और आसानी से सरल बनाया जा सकता है और सरल ढंग से इनके गुणधर्म के अनुसार इनको सजाया जा सकता है आवर्त सारणी में दोस्तों। ठीक है ना, तो डोबे रायनर के बाद जो और एक वैज्ञानिक थे उनका नाम था जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड। क्या था, जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत, का अष्टक सिद्धांत। यदि अपने से पूछा जाए तो आसानी से बता सकते हो। फिर दूसरा वैज्ञानिक कौन आया, कौन आया, जॉन अलेक्जेंडर। यदि अपने से पूछा जाए तो बता सकते हो, अलेक्जेंडर न्यूलैंड, जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड। ये भी रसायन के वैज्ञानिक थे, रसायन शास्त्र के अच्छे वैज्ञानिक माने जाते थे।
इन्होंने भी तत्वों को अपने सरलतम ढंग से रखना चाहा, अपने आसानी से अपने नॉलेज के अनुसार आवर्त सारणी में रखना चाहा दोस्तों, लेकिन इनका भी फेल हो गया। इन्होंने आवर्त सारणी को और अच्छी तरह से सुधारने की जो कोशिश किया था वो कब किया था? आपसे पूछा जाए कि जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने आवर्त सारणी में और अच्छी इंप्रूवमेंट किया डोबे-रायनर के बाद, और आसानी से समझाने की कोशिश किया डोबे-रायनर के बाद न्यूलैंड ने। तो न्यूलैंड ने कब समझाया? 1865, सन 1865 में। सन 1865 में न्यूलैंड के समय तक जो कुल तत्वों की पहचान हो चुकी थी उनकी संख्या थी 63। कितनी थी दोस्तों? 63। ठीक है ना? 63 की बात करते हैं। इनके समय तक कुल तत्वों की कुल तिरसठ तत्वों की पहचान हो चुकी थी। पहचान हो चुकी थी। जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड 1865 ईस्वी में, सन 1865 में इनके समय तक कुल 63 यानी 63 तत्वों की पहचान हो चुकी थी दोस्तों। ठीक है ना? चलिए, इन्होंने जो नियम दिया, आवर्त सारणी को रखने की जो कोशिश की, इनके जो थे सन 1865 में न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया। क्या दिया? अष्टक नियम। किसके लिए? पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट के लिए। पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स के लिए न्यूलैंड ने जो नियम दिया, जिस तरह से उन्होंने अपने विचार को रखा, तत्वों को आवर्त सारणी में सजाने की कोशिश की, वो सिद्धांत, वो नियम क्या था? अष्टक का नियम। क्या था? अष्टक का नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम। जी हां दोस्तों, अष्टक नियम पूछा जाता है क्वेश्चन में, पेपरों में इस प्रकार के क्वेश्चन पुटअप होते हैं। क्या न्यूलैंड ने आवर्त सारणी के लिए किस प्रकार का नियम दिया? अष्टक का नियम, यानी 8, टोटल 8 की बात, अष्टक नियम दिया। डोबे-रायनर ने किस प्रकार का नियम दिया? त्रिक का, यानी 3-3 समूह के तत्वों को 3-3 समूह में बना, तत्वों के 3-3 तत्वों को एक-एक समूह बनाकर उन्होंने रखा, तो त्रिक का सिद्धांत, त्रिक का नियम। उसी तरह से न्यूलैंड का कौन सा नियम? आवर्त सारणी के लिए अष्टक का नियम। कब? सन 1865 में। उन्होंने क्या बताया इनके लिए कि हम 8 तत्व को लेके चलेंगे। कितने तत्व को? 8 तत्व को। ध्यान रखने वाली सबसे बड़ी बात है कि न्यूलैंड ने कल्पना की थी कि प्रकृति में केवल 56, कितनी? 56 तत्व है, कल्पना की थी। लेकिन इनके समय तक कुल तत्वों की पहचान 63 हो चुका था। लेकिन इन्होंने कल्पना की थी क्या? कि प्रकृति में केवल 56 तत्व है। और न्यूलैंड का जो अष्टक नियम जो था दोस्तों, वो केवल कैल्शियम तक ही लागू था। कहां तक? कैल्शियम तक ही लागू होता था। Ca, कैल्शियम तक ही लागू होता था दोस्तों। यह भी समझने वाली बात है। यदि अपने से पूछा जाए तो आसानी से कि न्यूलैंड का अष्टक नियम किस तत्व तक के लिए लागू हुआ था? कैल्शियम, यहां तक के लिए ही लागू था। इनके समय तक इन्होंने कल्पना भी की थी, इनकी कल्पना की बात कर रहे हैं कि न्यूलैंड ने कल्पना की थी कि हमारे समय तक हमें तो सिर्फ 56 तत्वों की पहचान है, प्रकृति में कुल 56 तत्व हैं, लेकिन इनके समय तक कुल 63 तत्वों की खोज हो चुकी थी। आ चुके थे, लेकिन इनके पास था 56। क्वेश्चन 2 तरीके से पूछे जाते हैं दोस्तों। यदि अपने से क्वेश्चन पूछा जाए कि न्यूलैंड ने कल्पना की थी प्रकृति में केवल कुल कितने तत्व हैं, तो आप बता सकते हो 56। लेकिन यह पूछा जाए कि न्यूलैंड के समय तक कुल तत्वों की खोज कितनी हो चुकी थी, कितनी पहचान हो चुकी थी, तो आपको बताना 63। कितना? 63।
ऑप्शन वहां पे आपको 56 भी मिलेगा, 63 भी मिलेगा, बट जो वहां सेंटेंस जो वर्ड बन रहे हैं, जो लैंग्वेज जो समझ में आ रहा होगा वो घुमा के दिया होगा, उनको आप आसानी से समझ सकते हैं दोस्तों। कि न्यूलैंड ने जो कल्पना की कि प्रकृति में कुल कितने तत्व हैं, 56, लेकिन उनके समय तक कुल तत्वों की खोज हो चुकी थी, पहचान हो चुकी थी, कुल कितना, 63। कितना, 63। और न्यूलैंड का जो ये अष्टक का जो नियम था वो केवल कैल्शियम तक ही लागू होता था दोस्तों। कहां तक लागू होता था, कैल्शियम तक ही लागू होता था दोस्तों। चलिए ये 2 पॉइंट आ गया। यह नियम केवल सी तक लागू होता है, ठीक है ना, ओके, नियम तक लागू होता है। इन्होंने क्या पाया, वर्गीकरण में न्यूलैंड ने पाया कि हर एक तत्व अपने से, हर एक तत्व की बात करें, हर एक तत्व अपने से 8वें तत्व से गुणधर्म में समानता रखता है। 8वें तत्व से गुणधर्म में समानता रखता है। फॉर एग्जाम्पल, आप जो समझ रहे हो, आपकी थॉट की बात करें, आपकी विचार की बात करें, अष्टक का नियम दिया और इनके अनुसार क्या कि क्लासिफिकेशन में यानी वर्गीकरण में जो न्यूलैंड ने क्या पाया कि हर एक तत्व अपने से, हर एक तत्व अपने से 8वें तत्व से गुणधर्म में समानता रखता है। क्या रखता है, समानता रखता है। फॉर एग्जाम्पल की बात कर लिया जाए, सोडियम से काउंट करो, सॉरी हाइड्रोजन से काउंट कर लो, आपके थॉट की बात कर रहे हैं, 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहां पे आ गया, ये ले लेते अपन, 9, 10, 11, 12, 13 इस तरह से ले लेते हो। तो आप कहोगे कि सर मैं एक लाइन में देख रहा हूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, फिर 8, 9, 10, 11, 12, 13 इस तरह से काउंट करोगे। बिल्कुल आप काउंट करो, मना किसी ने नहीं किया आपको, लेकिन आपको काउंट करना है इस लाइन से, इस तरह से, ठीक है ना, आपकी इस तरह से चलनी चाहिए, इस तरह से चला, इस तरह से। आप कहोगे मैंने सर इस तरह से चलाना चाहता हूं, आप भी चलाओ, देखो कहीं 8वें तत्व बन रहे हैं, पहला तत्व और प्रत्येक तत्व नहीं ना, तो इस तरह से ले लो। मान लिया जाए लिथियम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, देखिए। अब इनमें सीधी पूछ लिया जाए कि लिथियम का जो गुणधर्म है वही गुणधर्म वहां पे नियोन का भी है, हो सकता है ऐसा। जो सोडियम का गुणधर्म है वहीं पे यहां पे देख लो आर्गन की होनी चाहिए, हो सकता है ऐसा। या आप ही यहां से कह लो सर जो हाइड्रोजन की गुणधर्म है वहीं से देख ले, 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहां बेरिलियम का होना चाहिए, क्या हो सकता है ऐसा। ये थॉट आपकी है, ये विचार आपका है, इस तरह के विचार आप रखते हो, ठीक है ना। इस तरह के विचार कौन रखते हैं, आप रखते हो। आप यहां से देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं ले लूं, लिथियम से ले लूं, कहां से ले लूं, लिथियम से। 8वें स्थान पर कौन सा आता है, लिथियम से ले लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है ना, इस तरह से चलना है। इस तरह से, इस तरह की लाइन लेके चले। लिथियम है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, हर तत्व के 8वें तत्व जो होते हैं, हर तत्व मतलब लिथियम ले लो, हर तत्व से जो 8वें तत्व होगा वो 8वें स्थान पर, वो तत्व का गुणधर्म क्या होगा, समान होगा। इस तरह से देखा जाए कि जो लिथियम का गुणधर्म होगा उनके 8वें स्थान पर जो तत्व है वो सोडियम है, इनके गुणधर्म और इनके गुणधर्म क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ये किसने कहा, अष्टक ने, वो न्यूलैंड ने कहा कि विभिन्न प्रकार के तत्व, हर प्रत्येक अपने में, हर तत्व अपने से 8वें स्थान पर जो तत्व है उनके गुणधर्म में क्या रखता है, समानता रखता है। और भी देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, यहीं से ले लो,
मैग्नीशियम से ले लो, मैग्नीशियम को सोडियम ले लो। अब सोडियम के गुणधर्म किसके समानता होगा? मैग्नीशियम ले लिए 1 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8, यानी पोटेशियम, यानी सोडियम का जो गुणधर्म होगा वो पोटेशियम के गुणधर्म होंगे। किनके गुणधर्म होंगे? पोटेशियम। मैग्नीशियम को छोड़ दो तो फिर मैग्नीशियम से एल्युमिनियम से ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कैल्शियम जो मैग्नीशियम का गुणधर्म होगा वही कैल्शियम का गुणधर्म होगा। हर तत्व अपने से 8वें स्थान पर उपस्थित तत्वों के गुणधर्म के समान होंगे। किसने कहा? न्यूलैंड ने कहा। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? न्यूलैंड का अष्टक का नियम। न्यूलैंड के अष्टक के नियम उनके गुणधर्म में समानता रखता है। भाई उनके गुणधर्म में समानता रखता है तो कहां तक रखता है? आप बता दो। हर किसी पे ये लागू नहीं होता है दोस्तों। यह भी नियम फेल हो चुका, असफल हो गए। यह भी आगे चल के हमारे लिए उपयोगी साबित नहीं हो, लेकिन हां ज्ञानवर्धक जरूर है, जिसको हम आसानी समझ कि यहां तक तो हो चुका। अब इससे आगे की हम रणनीति तैयार करें, रूपरेखा तैयार करें विभिन्न प्रकार के तत्वों के लिए। यहां तक तो हम समझ चुके हैं दोस्तों। चलिए यो जो था अष्टक का नियम की बात थी। अब कौन आए? पहले तो डोबेरायनर आ गए, फिर उसके बाद न्यूलैंड आ गया, उन्होंने भी सिद्धांत दे दिया, इनके भी सिद्धांत फेल हो गए। अब इनके बाद जो आए वो कौन थे? मेंडेलीव का नियम। कौन? मेंडेलीव का नियम। कौन किसकी बात करें? मेंडेलीव का नियम की बात करें। मेंडेलीव का नियम। मेंडेलीव का नियम सर्वप्रथम आवर्त सारणी बनाने का जो श्रेय जाता है, इस प्रकार से, इस तरह से रखने का, इस तरह से संरचना बनाने का, ऐसे यदि पूछ लिया जाए, सर्वप्रथम आवर्त सारणी बनाने का जो श्रेय जाता है दोस्तों, वो श्रेय मेंडेलीव को जाता है दोस्तों। किसको जाता है? मेंडेलीव को। आपसे पूछा जाता है सर्वप्रथम आवर्त सारणी बनाने का श्रेय किसके है, या सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया? तो सर्वप्रथम आवर्त सारणी का जो निर्माण किया वो वैज्ञानिक थे मेंडेलीव। कौन थे? मेंडेलीव। कब किया इन्होंने? 1869 ईस्वी में, 1869 की बात करें, सन 1869 ईस्वी में मेंडेलीव ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी बनाने का श्रेय जाता है। ठीक है ना? सर्वप्रथम आवर्त सारणी बनाने का श्रेय जाता है किसको? मेंडेलीव को। मेंडेलीव का, इसीलिए इसको मेंडेलीव का नियम कहते हैं। और कब ये किया इन्होंने? 1869 ईस्वी। इन्होंने विभिन्न प्रकार के तत्वों को किस प्रकार से सजाया सारणी के अंदर, और कितने एक सारणी के अंतर्गत कितने आवर्त बनाए और कितने वर्ग थे इनके, ये भी समझने पड़ेंगे। उन्होंने इन तत्वों को किस प्रकार से रखा, ये भी समझना है। इन्होंने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया। किन्होंने? मेंडेलीव ने। परमाणु भार के बढ़ते क्रम पे, ठीक है ना, परमाणु भार के क्रम में, बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम पर इन्होंने व्यवस्थित किया। एक निश्चित अंतराल के बाद तत्वों के समान गुणों की पुनरावृत्ति होती है, इन्होंने ऐसा कुछ कहा। लेकिन इनके भी गुणधर्म से, इनके भी इस तरह से सजाने से बहुत नॉलेज आई, बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ, और आसानी से, और भी एक और वैज्ञानिक थे, उन्होंने भी अच्छी ढंग से और सजाया। लेकिन सर्वप्रथम मेंडेलीव ने ही आवर्त सारणी का निर्माण किया। ठीक है ना? इन्होंने किस प्रकार से रखा तत्वों को? उनके बढ़ते क्रम में, उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित करके दिखाया। क्या दिखाया? कि इनके हर एक निश्चित अंतराल पर बाद में तत्वों के जो गुणधर्म थे वो पुनरावृत्ति होती रहती थी, यानी बार बार वही आते रहती थी।
तत्वों के उनके गुणधर्म उनके परमाणु भार के आवृत्ति का फलन होगा। इन्होंने कहा था, किन्होंने? मेंडेलीफ ने कहा था। मेंडेलीफ ने क्या कहा था? मेंडेलीफ ने कहा था कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भार के आवृत्ति का फलन होता है। यानी हर अपने आप में एक फलन की घटना होती है कि इनको इस फलन में रख दिया, इसको इसमें रख दिया, इसको इसमें रख दिया, इसको इसमें रख दिया। किन्होंने कहा? लेकिन मेंडेलीफ ने क्या किया? हाइड्रोजन जो आप देख रहे हो यहां पे नंबर 1 पर देख रहे हो, हाइड्रोजन को निश्चित स्थान नहीं दिया गया। आवर्त सारणी जो बनाया गया था मेंडेलीफ के द्वारा, उनमें हाइड्रोजन को कोई एक निश्चित स्थान नहीं दिया गया था। समस्थानिकों को भी स्थान नहीं दिया गया था दोस्तों। कुछ समान गुणधर्म वाले तत्व अलग अलग वर्ग में तथा असमान गुणधर्म वाले तत्व एक ही वर्ग में आ गए थे। ये मेंडेलीफ के कारण, मेंडेलीफ ने अपने समझ से, अपने सूझबूझ से कुछ समान गुणधर्म वाले तत्वों को अलग अलग वर्ग में रख दिया और कुछ असमान गुणधर्म वाले को एक ही वर्ग में भी रख दिया। यहां से ये क्लियर नहीं हो पाया भाई इनके क्या गुणधर्म और इनके क्या अगुणधर्म है। ठीक है ना? गुण और उनके अवगुण ये क्लियर नहीं हो पाया दोस्तों, साफ साफ नहीं दिख पाया इसमें। ये सबसे बड़ी इनकी असफलता का कारण था। लेकिन इन्हीं असफलताओं में सफलताओं का भी परचम लहराया किन्हीं वैज्ञानिक ने। उन्हीं के सूझबूझ से उन्होंने ऐसी गलती नहीं की और एक अच्छे क्या कहते हैं आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया था। सबसे पहले अपन मेंडेलीफ की देख रहे थे, मेंडेलीफ की समझ लेते। इन्होंने एक गलती और क्या, कुछ स्थानों पर परमाणु भार के बढ़ते क्रम का पालन भी नहीं किया। ठीक है ना? कहीं पे किया और कहीं पे पालन नहीं किया। जिस तरह से इन्होंने किया वो खुद अपने आप के नियम को भूल गए, खुद उस तरह से स्थान को, तत्वों को अपने स्थान पर रखना भी भूल गए। कुछ स्थानों पर परमाणु भार के बढ़ते क्रम का पालन भी नहीं किया। मेंडेलीफ द्वारा बनाए गए आवर्त सारणी में कुल वर्गों की संख्या जो थी वो टोटल 9, कितने? 9, और आवर्त की जो संख्या थी वो 7। ये सबसे अहम और महत्वपूर्ण बिंदु माना जाता है दोस्तों। विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में यहीं से क्वेश्चंस बन के आते हैं कि मेंडेलीफ के द्वारा जो आवर्त सारणी का निर्माण किया गया था, उन आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कुल कितनी थी? तो वर्गों की संख्या कुल 9 थी दोस्तों, और आवर्त की संख्या कितनी थी? 7। वर्ग को किस तरह से आप काउंट करते हो? तो ये वर्ग हो गए दोस्तों, ये देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ही था दोस्तों। ठीक है ना? कुल वर्गों की संख्या कितनी थी? 9। आपसे पूछा जाता है मेंडेलीफ द्वारा बनाए गए आवर्त सारणी में कुल वर्गों की संख्या कितनी? आप बता सकते हो 9, और आवर्तों की संख्या कुल 7। किस प्रकार से? इस तरह से, एक चलते चलो, 2 3 4 5 6 7। कुल आवर्त की संख्या 7 थी। कुल वर्ग की संख्या 9 था मेंडेलीफ के द्वारा। मेंडेलीफ ने उस समय तक सभी तत्वों को शामिल करने में, जब शामिल किया था तो उन्होंने कुछ तत्वों के लिए रिक्त स्थान भी छोड़ दिया था, अतिरिक्त स्थान भी छोड़ दिए थे जिनके बारे में उनको ज्ञान नहीं था।
अज्ञात तत्वों के लिए उन्होंने अतिरिक्त स्थान छोड़ दिया था और उन्होंने सोचा कि भविष्य में और भी तत्व आएंगे जिनको इस क्रम में रखा जा सकता है। दोस्तों चलिए, मेंडलीफ ने सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण जो किया वो उनमें वर्गों की संख्या 9 और आवर्तों की संख्या 7 थी और उन्होंने परमाणु भार के बढ़ते क्रम में इस प्रकार के तत्वों को सजाया, लेकिन उन्होंने खुद आगे जाके भूल गए कि इनको किस प्रकार से रखना है। ठीक है ना, इन्होंने समान गुणधर्म वाले को अलग अलग में और असमान गुणधर्म वाले को एक में रख दिए, जिनसे हमारे तत्वों की पहचान उनके गुणधर्म, उनके रसायन भौतिक गुणों के आधार पर हम नहीं से समझ पाए सतो। अब इनको आसान और आसान बनाने वाले जो दोस्तों थे, जो सबसे आसान बना दिया इनको इस पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट को, वो एक और नए वैज्ञानिक थे। ठीक है ना, वो एक और नए वैज्ञानिक आ गए। मेंडलीफ के आवर्त के नियम के अनुसार जो था, उनके भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं, उन्होंने ऐसी परिभाषा दिया। लेकिन उनकी यही परिभाषा आगे चलकर बहुत अच्छा काम किया। किनके लिए? किनके लिए? हेनरी मोसले के लिए। दोस्तों किनके लिए? हेनरी मोसले के लिए। हेनरी मोसले के लिए। या आपसे पूछा जाए, आपके सामने जो यहां पे दिख रही है बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट यानी आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी हमने इसी में आपको पहले डोबेराइनर की भी परिचर्चा कर लिया था। बार बार आपको बताने के बजाय मैंने इसी में एक छोटे से संक्षेप में मैंने ये रख दिया कि अलग अलग सारणी को हम क्यों रखें, कठिन होता है समझना में। इसी में हम अपने आपको मैंने आसानी से समझा दिया कि किस तरह से रख सकते हो। चले, तो ये जो है आपके पास पीरियोडिक टेबल, वो कौन सा है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स यानी आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी का जो निर्माण किया या जिसने बनाया वो कौन था? हेनरी मोसले। कभी कभी हेनरी मोजले भी आ जाता है दोस्तों, कंफ्यूजन नहीं होना है। हेनरी मोसले, इन्होंने आधुनिक आवर्त का नियम दिया। कौन? हेनरी मोसले ने। कब? 1900, लगभग कब माना जाता है? 1913 ईस्वी में। 1913 ईस्वी में। किनसे सीखा? किनकी कॉपी पेस्ट की इन्होंने? तो मेंडलीफ के द्वारा बनाए गए आवर्त सारणी को ही इन्होंने और भी अच्छी ढंग से रिप्रेजेंट किया, अच्छे ढंग से सजाया, तत्वों को जो रिक्त स्थान था उनको भी भरे और वो अपने इनको और भी सरल बना दिया। किनको? आवर्त सारणी में तत्वों को रखने की सरलता और भी सुगम, सुस्पष्ट। रसायन शास्त्र में तत्वों के बारे में अध्ययन करना और भी सरल हो गया। इनके बारे में सर जो बताने वाले जो वैज्ञानिक थे, जो जनक माने गए बाद में, कि आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहा गया, तो आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी का जनक जो कहा गया बेटा दोस्तों, वो हेनरी मोसले को कहा गया। हेनरी मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी का जो निर्माण किया वो कॉपी पेस्ट था किनके? मेंडलीफ के द्वारा बनाए गए आवर्त सारणी का। और इन्होंने इनमें जो और भी अच्छा जो इंप्रूवमेंट किया, वो इंप्रूवमेंट कब किया इन्होंने? 1913 ईस्वी में। लगभग सन 1913 ईस्वी में इन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया। और आधुनिक आवर्त सारणी को जो बनाया इन्होंने हेनरी मोसले, वो उनके परमाणु संख्या पर आधारित था। किनके संख्या पर आधारित? परमाणु संख्या पर आधारित था दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, यहां जो आपके पास रिप्रेजेंट है पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स, वो मॉडर्न है यानी आधुनिक है। इनको और अच्छी ढंग से रिप्रेजेंट करने वाले जो वैज्ञानिक थे, वो वैज्ञानिक का नाम था हेनरी मोसले। हेनरी मोसले ने जो इनको रखने की जो आसान किया, तत्वों को रखने के तरीके जो थे, वो परमाणु भार नहीं, रासायनिक गुणधर्म नहीं, भौतिक गुणधर्म नहीं, ये उनके परमाणु क्रमांक के अनुसार रखा।
जी हाँ दोस्तों, किनके अनुसार? परमाणु क्रमांक के अनुसार। अर्थात आधुनिक आवर्त नियम जो आधारित था वो परमाणु संख्या पर आधारित था, परमाणु संख्या पर आधारित ही आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण हुआ दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी बनाया गया। इसीलिए आधुनिक आवर्त सारणी का जो जनक कहा जाता है दोस्तों वो हेनरी मोसले को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हेनरी मोसले के। सन 1913 ईस्वी में इन्होंने परमाणु क्रमांक के आधार पर इसमें विभिन्न प्रकार के तत्वों को सजाया रखा क्रमबद्ध ढंग से, ठीक है ना। और सभी के गुणधर्म देखे तो सभी के गुणधर्म भी अलग अलग देखने को मिला, और यहां से आसानी से हम विभिन्न प्रकार के तत्वों का विस्तृत अध्ययन गुणधर्म के बारे में जानकारी प्राप्त किया दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आगे की टॉपिक में इसके और विस्तृत अध्ययन करेंगे, पता करेंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी में कुल वर्गों की संख्या कितनी है, आवर्तों की संख्या कितनी है, और सबके अलग अलग जो वर्ग है वो कौन कौन से वर्ग में रखे गए, कौन कौन से ब्लॉक में रखे गए, और क्या कारण है जो अलग अलग इनके परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान होते हैं, और किस प्रकार से हम आवर्त सारणी ज्ञात कर सकते हैं, वर्ग की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तब तक के लिए राम राम दोस्तों।